तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले मैं चलता हूं भाई कि मैंने तुमको होमवर्क क्या दिया था वो चेक कर लेता हूं। तो मैंने तुमको होमवर्क दिया था एग्जाम्पल 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23। ये 3, 3, 6 और एक 7, ये 7 सवाल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिए हुए थे। सबसे पहले मैं ये 7 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये 7 क्वेश्चंस हो जाने के बाद फिर हम कुछ नई चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए सर सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 13। CI डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 6% कंपाउंड सेमी पर 6। जल्दी बताओ आंसर क्या आया था। पहले कंपाउंड अमाउंट का आंसर बता दो। अमाउंट, पहले कंपाउंड अमाउंट का आंसर बता दो। सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए पी 1 + i की पावर n। पी हमको दिया हुआ है 1000 रुपीज, 1 + i, क्योंकि सेमी एनुअली लिखा हुआ है, क्योंकि सेमी एनुअली लिखा हुआ है मतलब हमको 6% का रेट नहीं यूज करना है, हमको 3% का रेट यूज करना है। तो यहां हो जाएगा 1.03। उसके बाद टाइम हमको 6 इयर्स का दिया हुआ, बट क्योंकि सेमी एनुअली है मतलब 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12। जल्दी से हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जल्दी आ जाओ हेलीकॉप्टर। ये रहा 1.03, इसका पावर करूंगा 12 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटू कर दूंगा 1000। ये मुझे मिल चुका होगा कंपाउंड अमाउंट विच इज 1425.76। 1425.76 बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल सही आंसर, एकदम रापचिक आंसर। सर कंपाउंड अमाउंट तो निकाल दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अरे भाई अब जब अमाउंट निकल ही चुका है 1425.76, तो उसमें से 1000 रुपए माइनस कर दो ना भाई, कोई टेंशन की बात है क्या? 425.76। तो आई होप यार ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे जो बहुत ही चिल्टू थे, आपकी सुपर प्रैक्टिस हो गई होगी, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। किसी को भी अगर क्वेश्चन नंबर 13 जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वहां से लेके 13, 14, 18, 19, 20, 23 में किसी में भी डाउट है तो एक बार बताओ लाइव चैट में। और अगर आपको सारे के सारे बन गए हैं तो भी बताओ कि सर ऑल डन, विदाउट एनी इश्यू, ऑल डन। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों को बने भी हैं कि नहीं बने, एक बार देखें तो लाइव चैट में भाई। एग्जाम्पल 13, 14, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, अगर ये आपको सारे बन गए तो इन्फॉर्म करो, और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। ठीक है, ये देखो माइली बोल रही है ऑल डन, मनीषा बोल रहे ऑल डन, शोएब बोल रहे ऑल डन, स्नेहा का भी सब हो गया, प्रियांशु का हो गया, दीपा का हो गया, राहुल अग्रवाल का हो गया, ऑल डन विदाउट एनी इश्यू। तनिष्का बोल रही है, मयूर भी बोल रहे हैं, क्षितिज भी बोल रहे हैं, अर्पित भी बोल रहे हैं, लक्ष्य, जस्सल, चित्रा। 18 वाला सिर्फ नहीं हुआ, बाकी बन गए। ठीक है चलो, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ही ओवरऑल प्रॉब्लम है बेटा, तो शुरू से देखो, अच्छे से देखो। तो 18 वाला मैं करवा देता हूं, बस 18 वाला मैं करवा देता हूं, बाकी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो कैलकुलेटर की ट्रिक भी कवर हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो 18 वाला करवा देता हूं और उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसका रीजन बता रहा हूं, मैक्सिमम लोगों को बन गया है, मतलब आपको भी बन जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम if 2 lakh rupees amount to 2,31,525 in 1.5 year, interest being compounded half yearly। ओके रिपोर्ट, नो प्रॉब्लम। ये हमको दिया है प्रिंसिपल, ये हमको दिया है अमाउंट, ये हमको दिया है टाइम। मेरा सवाल आप लोगों से, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्या मुझे कोई बताएगा कि मुझे एन कितना लेना चाहिए? व्हाट शुड बी माय नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन? सर एक साल में 2 बार, तो 1.5 ईयर्स में 3 बार, 1.5 ईयर्स में 3 बार। इसका मतलब मेरी इक्वेशन ये बनेगी 2,31,525 विच इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2 लाख ब्रैकेट ओपन 1 + i का होल पावर 3। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सर i तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, i निकालना है, और n की जगह मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसका क्यूब रूट करना है, तो 231,525 अपॉन 2 लाख, यहां आ जाएगा 1 + i का क्यूब। तो अगर मुझे 1 + i की वैल्यू निकालनी है, 1 + i की वैल्यू, तो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है ना उसका मुझे क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो पहले तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू पूछ लेता हूं, 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज विच इज 1.157625, 1.157625। और क्योंकि यहां पावर 3 है तो 3 सामने ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा पावर 1/3। सर इसका क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं? वैसे याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज हमारे पास एक हिल क्लाइंबिंग मेथड है। तो ये लो, मैं कैलकुलेटर निकालता हूं और फटाफट इस चीज को निकाल देता हूं। सर यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ऑप्शन में आएगा तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई, तब तो सब चिल्टू हो जाएगा।
1.157625 रूट की बटन 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल 12 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इट इज कमिंग टू 1.05000 1.05000 मतलब ये जो है 1.05 के बराबर आ रहा है। 1 प्लस आई की वैल्यू है 1.05 तो आई की वैल्यू होगी 0.05 मतलब आई हो गया 5%। अब मुझे आप सभी लोगों से आंसर चाहिए, प्लीज गिव मी द आंसर। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका। आपका क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का, लिखिए चैट बॉक्स में व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या 5% को आंसर लिखूं मैं? गलत। तुमसे रेट परसेंट पूछा है, तुमसे रेट पूछा है भाई, रेट पूछा है, तुमसे एडजस्टेड रेट नहीं पूछा है। तो अगर 5% वाली रेट तुमने यूज करी है, मतलब एक्चुअली रेट तुम्हारी 10% रही होगी एनुअली वाली, तो आर हो जाएगा तुम्हारा 10% पर एनम। अरे भाई जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो हम लोग रेट को आधा करके यूज करते हैं ना। तो अगर हमारी आई की वैल्यू 5 आई है मतलब रेट 10% होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही है। सो कितने बच्चों को इस सवाल का राइट आंसर इज 10? यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई, दिमाग की बत्ती जलाइए, देन वी विल प्रोसीड टू द न्यू क्वेश्चंस। यस गाइस, बताएं सभी लोग, एवरीवन। 512 नंबर का कोई भी मॉडल ले लो बेटा, और अगर केसीओ का लेना है तो MJ12D करके रहता है। पहला लेक्चर जाके देख लो, फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं ना। चलो फिर से ये वाला पार्ट रिपीट करवाता हूं मैं। सो अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया था, प्रिंसिपल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, टाइम हमको 1.5 ईयर्स दिया हुआ था, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली दी हुई थी, इसलिए हमने एन की जगह 3 ले लिया कि भैया एक साल में दो दो बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहे हैं तो 1.5 साल में 3 बार कैलकुलेट होंगे, और हमको रेट परसेंट निकालना था। अब फॉर्मूले में तो रेट आता नहीं है, फॉर्मूले में तो आई आता है, एडजस्टेड रेट आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे फॉर्मूले में आई कैलकुलेट कर दिया, क्यूब रूट निकालकर। जब हमारी आई की वैल्यू आ गई 5% ना, फिर सर हमको फाइनल आंसर देना है। अब फाइनल आंसर 10% दूं या 5% दूं, उस पर सवाल उठता है। तो सर फाइनल आंसर आपको देना है 10%। द रीजन इज वेरी सिंपल, 10% की रेट रही होगी तभी तो आई की वैल्यू 5% आई होगी ना, समझ रहे हो? ठीक है, चलो ओके। कृष्णा बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्यूब रूट निकालने वाली चीज है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं लेक्चर 1 फिर से जाके देख लेना, क्योंकि यार इससे ना सबके समय का नुकसान होता है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो इतनी मेहनत से एक पूरा दिन उसने ट्रिक्स को दिया है, क्या मतलब निकला उस लेक्चर का? अगर वो लेक्चर अभी भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, कोई भी उसे देख सकता है। जिन बच्चों ने शिद्दत के साथ उस दिन किया, प्रैक्टिस करी, होमवर्क किया, उनके लिए भी क्या मतलब निकलेगा अगर आज मैं फिर से शुरू से बताने बैठ जाऊं उस चीज को? तो जाइए लेक्चर 1 देख लीजिएगा अगर आपको वो सिर्फ क्यूब रूट देखना है तो। और ये भी बता दूं तुमको, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब एमसीक्यू में आएंगे ना, तो तुम ऑप्शन से ही उसको कर लोगे, तुम्हें क्यूब रूट निकालना भी नहीं पड़ेगा। ओके जी, चलो गुड, फाइन। तो ये हो गया सर हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट डन। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं सर। 19 तो मैंने होमवर्क में दिया था, तो वो अब मैं नहीं करवा रहा हूँ। 20 भी बन गया होगा, 21 मैंने करवा दिया है, और इफेक्टिव रेट मैंने समझा दिया है। एग्जाम्पल 22 भी तुमने कर लिया होगा, इफेक्टिव रेट निकाल दिया होगा। यहाँ का भी इफेक्टिव रेट तुमने निकाल दिया होगा। चलो अब मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ आज एक नया कॉन्सेप्ट। सर हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझा ना, वो सेम कॉन्सेप्ट हम डेप्रिसिएशन एज पर द डब्ल्यूडीवी मेथड जो होती है ना, वहां भी यूज कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा डेप्रिसिएशन की दो मेथड होती है, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी, जो दो पॉपुलर मेथड्स होती हैं। एक बार डब्ल्यूडीवी मेथड का एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हो सकता है तुमको आराम से क्लैरिटी आ जाए मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, मान लो एक एसेट की कॉस्ट है, मान लो एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, और उसकी जो लाइफ है, लाइफ 4 ईयर्स की है, और मान लो कोई रेसिडियल वैल्यू नहीं है। तो सेल्वेज वैल्यू आती है ना, कि समय समाप्त होने के बाद कितने में बिकेगी? सर नहीं बिकेगी, 0 रुपीज, कुछ नहीं मिलेगा, सेल्वेज वैल्यू 0। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई एसएलएम मेथड के हिसाब से अगर
चलो भाई सबको बुला लो यार, थोड़ा लंबा गैप हो गया, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम डिले नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ऑल्टरनेट क्लास होती है ना। तो आज नहीं हुई तो फिर सीधे परसों होगी, इसलिए अब भले देर सही लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी सब क्लियर है, ठीक है। चलो जिनका जो लोग चले गए हैं वापस से रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को फिर से चालू करता हूँ एकदम शुरू से, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं आपसे ये बोल रहा था कि डेप्रिसिएशन की दो मेन पॉपुलर मेथड्स होती हैं जो आप लोगों ने पहले जीवन में कभी पढ़ी होंगी, अकाउंट्स में 11th 12th में या फाउंडेशन में, ठीक है। एक होती है एसएलएम मेथड, एक होती है एसएलएम मेथड, अरे भाई पेन आ जा, एसएलएम मेथड, और एक होती है आपकी डब्ल्यूडीवी मेथड। अब एसएलएम मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट दी हुई है 5 लाख रुपीज, ठीक है, और मान लो आपकी लाइफ दी हुई है 4 साल। तो अगर मैं आपसे बोलूं डेप्रिसिएशन पर एनम इसमें कितना आएगा, डेप्रिसिएशन पर एनम, मैं मान लेता हूं डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा 5 लाख रुपए 4 साल का, तो 1 साल का हो जाएगा 1,25,000, करेक्ट है। अब आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी ना, उसमें आपकी जो बुक वैल्यू है एसेट की, बुक वैल्यू जितने की एसेट दिख रही है आपकी बुक्स में, वो ईयर एंड 0 मतलब आज तो 5 लाख की मशीन दिख रही है, 5 लाख की एसेट दिख रही है, लेकिन क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन लगेगा 1,25,000 का, तो ये जो 5 लाख वाली चीज है इसमें से 125 डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे कितना बचेगा। स्टार्टिंग से बता रहा हूं बेटा मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से एग्जांपल लिया हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस है अपने पास, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 3,75,000 रुपीज, एकदम शुरू से करवा रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसके बाद ईयर एंड 2 1,25,000 का फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बताइए उसके बाद कितने रुपए की बुक वैल्यू बचेगी एसेट की, फिर उसके बाद एसेट की बुक वैल्यू बचेगी आपके 2,50,000 रुपीज। उसके बाद ईयर 3 में आप आते हो, अगेन 1,25,000 का डेप्रिसिएशन जो इसमें से माइनस होगा, तो आपके पास बचेगा 1,25,000 का बुक वैल्यू, और आखिरकार फिर 4th ईयर में फिर से 125 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मेरा सवाल आप लोगों से यस और नो में आंसर देना आप, क्या एसएलएम के केस में डेप्रिसिएशन का फिगर हर साल सेम होता है, यस और नो। क्या एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन का फिगर एवरी ईयर सेम होता है, द आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब इसी चीज को हम लोग डब्ल्यूडीवी में जाके करते हैं। मान लेता हूं कि डब्ल्यूडीवी का रेट दिया हुआ है तुमको 25% पर एनम। डब्ल्यूडीवी तो रेट से काम करता है, वो तो फिगर से काम करता नहीं है। मान लो डब्ल्यूडीवी का रेट तुमको दिया 25% पर एनम, तो अगर तुम ईयर एंड 0 की बात करो, मतलब आज की बात करो, तो भाई अभी तो मेरा कोई डेप्रिसिएशन लगा नहीं है, और अभी मेरी बुक वैल्यू जो है पूरी 5 लाख रुपए की। उसके बाद आता है ईयर 1 एंड। जैसे ही ईयर 1 का एंड आता है, ये जो 5 लाख रुपए की मशीन है इस पर 25% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो बताइए 5 लाख का 25% कितना होगा सर, 1,25,000। तुमको अभी लग रहा होगा सेम तो है दोनों में, हाँ ठीक है सेम है भाई, पहले ईयर में दोनों में सेम है, और तुम्हारी डब्ल्यूडीवी भी 3,75,000 रुपीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही तुम ईयर 2 में आते हो, अब तुम देखो जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है डब्ल्यूडीवी का 375, अब उस पर 25% अप्लाई होगा, तो 3,75,000 का 25%, 3,75,000 का 25% विच इज 93,750, 93,750। तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी बच जाएगी, क्लोजिंग वैल्यू बच जाएगी 281,250। अभी आगे बढ़ने से पहले अंतर देखते हैं। यहां पर सेकेंड ईयर में भी उतने डेप्रिसिएशन था, लेकिन यहां पे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो जो सेम डेप्रिसिएशन उसके बराबर नहीं है, हर बार नया डेप्रिसिएशन निकलेगा, लेटेस्ट बैलेंस पर परसेंटेज अप्लाई करके फिर डेप्रिसिएशन निकलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कि जो भी मेरा लेटेस्ट बैलेंस होता है उस पर परसेंटेज अप्लाई होता है। पहले 5 लाख पे 25% लगा, अगली बार 375 पे 25% लगा, और अगली बार अगर तुम करने जाओगे तो 281 250 पर 25% लगेगा।
281 250 का 25% मतलब 7032 या 70312.5, ये थर्ड ईयर का डेप हो गया। तो बुक वैल्यू कितनी बच गई भाई इसकी? 210 937.5। और इसी तरीके से फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा 25%, 52734.375। तो बैलेंस बच जाएगा तुम्हारा 158,203.125। मैं ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, मैं सिर्फ तुमसे ये बोल रहा हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना, इट इज सिमिलर टू एसआई। एसआई में तुम्हारा जो इंटरेस्ट का फिगर होता था ना, वो हर साल सेम होता था एसआई में, इंटरेस्ट का फिगर। और जो तुम्हारा सीआई होता था ना, सीआई, सीआई में हर साल फिगर इंक्रीज होता रहता था, इंक्रीज। पहला इंटरेस्ट जो है तो अगला इंटरेस्ट उससे बड़ा होगा, तीसरा इंटरेस्ट उससे भी बड़ा होगा, फोर्थ वाला इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा बड़ा होगा, इंक्रीज होता रहता था। लेकिन यहां थोड़ी सी बात उल्टी है, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट जुड़ने की बजाय डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू छोटी होती है, तो डिक्रीज होता जा रहा है डेप्रिसिएशन, देखो डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर कि यू विल नॉट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन द फर्स्ट अमाउंट, रादर यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन द लेटेस्ट बैलेंस। जब 5 का बैलेंस था तो 5 पे 25%, जब 375 का बैलेंस था तो उस पे 25%, जब 281 का बैलेंस था तो उस पे 25%, जब 210 का बैलेंस था तो उस पे 25%। उम्मीद करता हूं कि ये बात तो सबको समझ में आ गई कि सर इट इज सिमिलर टू एसआईसीआई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब तुम आते हो डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन में, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हमारा जो ए वाला फॉर्मूला है ना, उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। अंतर बताइए आप लोग, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का, और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है सर? ठीक है, वहां प्लस यहां माइनस, बस। अब मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूं। ए इज इक्वल्स टू पी 1 - i⁻n। अब यहां नाम बदल जाएंगे, चीजों के जो नाम होंगे ना, वो बदल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो नाम है चीजों के वो बस बदल जाएंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है लेकिन नाम बदल जाएगा। यहां पर ए का मतलब हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू या रेसिड्यूअल वैल्यू। अच्छा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। यहां पर पी का मतलब हो जाएगा, बताओ कोई भी एसेट के केस में इनिशियल वैल्यू क्या होती है? इनिशियल बुक वैल्यू होती है उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। और यहां आई का मतलब इंटरेस्ट रेट की जगह आई का मतलब डेप्रिसिएशन रेट हो जाएगा। और एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स इन यूजफुल लाइफ। खत्म। अब चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ ये फंडा बदल गया है कि अब पी का मतलब प्रिंसिपल ना होके कॉस्ट ऑफ द एसेट हो गया है, ए का मतलब अमाउंट ना होके स्क्रैप वैल्यू हो गया है, और एन का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितनी बार तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो। सिंपल। ठीक है सर, तो चलिए मैं आपके सामने एक सवाल लेके आता हूं जो आपको मेरे साथ सॉल्व करना है डेप्रिसिएशन पर बेस्ड। ये रहा, पहले आप अपने हिसाब से ट्राई करो। चलो फर्स्ट डू इट योर सेल्फ। मैं टाइमर चालू कर देता हूं, तुम पहले खुद से ट्राई करके देखो। ये लो भाई, क्या लिखा हुआ? द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years. Cost is 10,000. The rate of the depreciation is 10%. Find the scrap value after 10 years. 10 साल खत्म होने के बाद क्या स्क्रैप वैल्यू बचेगी आपको निकालना है। शुरू हो जाओ भाई। एवरीवन ट्राई ट्राई ट्राई। कृष्णा का आ गया आंसर, बाकी लोग? चलो गुड।
तो 1 मिनट हो गया, अब मेरी बारी है, मैं करता हूं इसको। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 10,000, डेप्रिसिएशन का रेट इतना। स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। अगर एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्क्रैप वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू, आखिरी की वैल्यू, मतलब अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल 1 माइनस आई की पावर एन, और यहां प्रिंसिपल थोड़ी बोलोगे इनिशियल वैल्यू को। कॉस्ट ऑफ द एसेट 10,000, 1 माइनस आई का मतलब 1 प्लस 0.1 मत कर देना, 1 माइनस 0.1 होल पावर 10। लो भाई, तो ये हो गया 10,000 इंटू 0.9 का पावर 10। बहुत बढ़िया। तो 0.9 का पावर 10 इंटू 10,000 कर दीजिए। 0.9 का पावर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000। सर आंसर आ रहा है 3486.78। चलो दिमाग की बत्ती जलाइए एवरीवन, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो दिमाग की बत्ती जलाइए। ठीक है सर, इसका मतलब आपने ये भी समझ लिया कि कैसे हम सीआई में जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसको थोड़ा सा चेंज करके, प्लस को माइनस करके डेप्रिसिएशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो गुड। अब मैं तुमको ना कुछ और होमवर्क देने वाला हूं जो तुम बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे अच्छे से पता है, जो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। एक्सरसाइज 4B के कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको होमवर्क में देने वाला हूं, और बाकी फिर एडवांस वाले मैं क्वेश्चन तुमको खुद करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो जो मुझे पता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है वो मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो मुझे पता है कि जिसमें मेरी मदद लगेगी वो अपन लोग करेंगे अभी, राइट नाउ। ठीक है, तो पहले होमवर्क लिखवा देता हूं मैं तुमको। सो आज होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 4B का। क्वेश्चन 1 तुमको आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, वो अपन लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन 3 भी बन जाएगा वैसे, चलो कर लेंगे अभी। 1 5 9 10 11 12 1 5 9 10 11 12 1 5 9 10 11 12 14 1 5 9 10 11 12 14। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 4B के, जो आप आसानी से खुद कर सकते हो। सर आप ही करवा दो ना सर, नहीं बने हमसे तो यार स्पून फीडिंग हो जाएगी। ये भी तुमसे नहीं बने ना तो फिर तुम क्या कर पाओगे। तो मैं जब टफ वाले करवाऊंगा तो इजी वाले तो तुमसे और आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो खुद पे भरोसा रखो, तुम जब ट्राई करोगे ना इसको बिल्कुल बनेंगे, घर पे आराम से बनेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को अभी लाइव ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी भी ट्राई करने का मौका दूंगा, लेकिन आज के आज निपटाएंगे, तभी तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चालू कर पाएंगे। चलो, तो ये 1 तो तुमको होमवर्क में मिला था भाई, ठीक है, ये तो सर हमको होमवर्क में मिला था। 1 के बाद 2 में आता हूं। 2 वाला क्वेश्चन जो है इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम सीआई। ये ऑप्शन होगा तुम्हारा 265.33। सबसे पहले ना बाकी सब छोड़ो, बस मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, सीआई या अमाउंट एज पर सीआई। देखो लैंग्वेज पढ़ के तुम खुद बता सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल में हमने ऐसी लैंग्वेज पढ़ी हुई है। तो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे पूछा क्या है। सर 100 रुपीज विल बिकम, मेरे 100 रुपए कितने रुपए बन जाएंगे 20 साल के बाद अगर 5% का इंटरेस्ट रेट में यूज कर रहा हूं। मेरे 100 रुपीज 20 ईयर्स के बाद कितने बन जाएंगे अगर मैं 5%। तो आई होप यार लैंग्वेज पढ़ के तो कोई भी बोल सकता है कि अमाउंट पूछा गया है। लैंग्वेज पढ़ के तो कोई भी बोल सकता है अमाउंट पूछा गया, लेकिन पता नहीं भाई इन लोगों ने सीआई वाला ऑप्शन क्यों दे दिया और उसी को राइट आंसर कर दिया है, इसलिए मैं ऑप्शन को चेंज करवा रहा हूं। दूसरी बात, 1.5 साल पहले मॉड्यूल अपडेट होने के पहले ऑप्शन सी 265.33 ही था। पता नहीं नई मॉड्यूल में गलती कर दी है। जनरली नई मॉड्यूल में पुरानी गलतियों को सुधारा जाता है, इस क्वेश्चन के केस में नई मॉड्यूल में पुरानी सही वाली चीज को गलत कर दिया गया है। तो भाई इसको 265 कर लेना, तुम भी तुम्हारी बुक में कंफ्यूज मत करना अपने आप को, तुमको अमाउंट ही निकालना है। अमाउंट निकालोगे तो क्या आएगा यहां पर 100 ब्रैकेट में 1.05 का होल पावर 20। बस चेक कर लो कितना आंसर आ रहा भाई। सर आंसर आ जाएगा हमारा 1.05 इंटू 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 into 100 265.329 265.329 मतलब वही राउंड ऑफ करके 265.33। तो ऑप्शन सी ही सही आंसर है, लेकिन ये 1 की जगह 2 कर देना, ठीक है। CI नहीं, अमाउंट एज पर CI निकालना है। ये मैंने जानबूझ के क्यों क्वेश्चन लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम लोगों को ना ऑप्शन मैच कराने के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट को वो कर देते हैं कि अरे नहीं यार शायद मैं ही लैंग्वेज गलत पढ़ रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा कि अमाउंट निकालना है जबकि निकालना CI होगा, शायद मुझ में कोई गलती नहीं। भाई तुझ में कोई गलती नहीं है। अगर तुझे क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है कि अमाउंट निकालना, तेरे को सही लग रहा है, तेरे को बिल्कुल सही लग रहा है और अमाउंट ही इसका सही आंसर होगा। पता नहीं इन्होंने क्यों गड़बड़ कर दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो तू अपने आप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मत हिला, है कि नहीं। उमर जैद वही बोल रहे हैं, उमर जैद समझ ही नहीं रहे बात को। उमर जैद इसीलिए तो लैंग्वेज पे फोकस करवाया था एग्जाम्पल पढ़ते समय। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछता ना कि ₹100 इज इन्वेस्टेड फाइंड द CI, तो फिर 165.33 आता। वो बोल रहा है ₹100 विल बिकम, ₹100 विल बिकम, 100 रुपए जो हैं वो बन जाएंगे कितने, 165 थोड़ी बन जाएंगे, 265 बनेंगे। 165 तो ऐड होगा इसमें, फिर तो क्या ही मतलब निकला। तुम तो लैंग्वेज को इग्नोर करके आंसर मैच करवा रहे हो। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ब्रो, कि लैंग्वेज को इग्नोर मत करो, आंसर के पीछे मत भागो। कभी कभी आंसर गलत होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, हमको हमारे कॉन्सेप्ट को सॉलिड रखना है। कभी मत भूलना, अगर ऐसा लाइन लिखा हो ना विल बिकम, मतलब अमाउंट पूछा है, फील करना, खुद से फील कर। 100 रुपए कितने रुपए बन जाएंगे, 100 रुपए से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी पूछा है। 100 रुपए में इंटरेस्ट जुड़ने के बाद 100 रुपए कितना बन जाएगा। 100 रुपए में अगर 165 का इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो 100 रुपए 265 बन जाएगा। कितने बच्चों को अब मेरी बात अच्छे से समझ में आई कि सर लैंग्वेज पे आप बहुत फोकस दे रहे हो, और हम समझ रहे हैं क्यों दे रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज से ही रिक्वायरमेंट बदल जाती है क्वेश्चन की। तो लैंग्वेज अपनी श्योर होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन में अगर उन्होंने गलत कर दिया तो हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ी हिला देंगे, हम सही चीज को ही करेंगे, और वो सही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, ठीक है सर। चलो, इफेक्टिव रेट निकालिए। आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं। इफेक्टिव रेट का मैंने यूसेज भी बता दिया पिछले लेक्चर में। तो E इज इक्वल्स टू 1 + I की पावर n - 1, जो भी डेसिमल में आएगा उसको इंटू 100 कर देना ताकि तुम्हें परसेंटेज में आंसर मिल जाए। तो सर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 3%। तो देखने में तो रेट हमारा 3% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होने की वजह से I की वैल्यू आएगी 3/2, मतलब 1.5%, और n की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब इफेक्टिव रेट हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 1.015 का स्क्वायर -1, 1.015 का स्क्वायर -1। तो ये आ रहा 0.3030, इसको इंटू 100 कर दो तो क्या तुम्हारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 3.0225%, विच इज ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया है। चलो गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन अपन लोग कर सकते हैं भाई। एक मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 20% से। ओ भाई, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, याद रखना, इसको भूल मत जाना। एक मशीन डेप्रिशिएट हो रही 20% रेट से, कौन सी मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब वही होता है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख रुपीज एंड द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज 30,000। तो बताइए व्हाट इज द लाइफ ऑफ द मशीन, मतलब n की वैल्यू तुमको निकालना है। तो अपन को यहां पर P दिया हुआ है 1 लाख, A दिया हुआ है 30,000, और रेट कितना दिया है? I की वैल्यू दी है 20%, और आपको लाइफ निकालनी, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। क्या करूंगा मैं यहां लिखूंगा 30,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज 1 - 0.20, मतलब 1 - 20% का पावर n। इसका मतलब यह हुआ
कि भाई साहब 1 लाख रुपए में 0.8 का कितना पावर निकाल के मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा जो अमाउंट है वो 30,000 आ जाए। चलो अब ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अब एक बार n की जगह 4 रख के देखो, एक बार n की जगह 5 रख के देखो, एक बार चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर निकाल के मैंने चेक किया कि चलो भाई अपन n की वैल्यू 4 लेके देखते हैं एक बार। तो 0.8 का पावर 4 234, उसको मल्टीप्लाई करके देखा 1 लाख रुपीज से, सर 40,960 आ रहा है, जबकि यहां तो 30,000 दिया हुआ है। तो ये अमाउंट की वैल्यू गलत आ रही है, मतलब 4 ईयर्स तो गलत आंसर है सर। लेकिन ये तो 4.5 है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। 0.8 का पावर 5 करके देखता हूं, 0.8 का पावर 5, 0.8 इंटू 2345, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 लाख से। सर ये आ रहा 32,760, मतलब एग्जैक्टली 5 तो मेरा सही आंसर नहीं है, लेकिन 5 के आसपास मेरा आंसर जरूर होगा। अगर 5 साल डेप्रिशिएट करने के बाद रेसिडुअल वैल्यू 32,000 आ रही है, तो थोड़ा और डेप्रिशिएट करूंगा ना, थोड़ा और, तो शायद 30,000 तक आ जाए। तो एक काम करता हूं 6 करके देखता हूं, 6 ईयर्स, 0.8 का पावर 6, 0.8 इंटू 23456 इंटू 1 लाख। अरे यार ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया, मेरे को तो 30 तक जाना था। तो मेरा आंसर ना मुझे 5 और 6 के बीच में नजर आ रहा है। एवरीवन, क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हो कि हमारा आंसर n का जो है ना, n इज बिटवीन 5 एंड 6। 5 साल करने पर पूरा डेप्रिशिएट नहीं हो पा रहा, 32,000 रेसिडुअल वैल्यू आ रही है, और अगर 6 साल डेप्रिशिएट कर रहा हूं तो ज्यादा डेप्रिशिएट हो जा रहा है। तो मेरा आंसर ना तो 5 है ना तो 6 है, 5 और 6 के बीच में है। अब वैसे देखा जाए तो सर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो वेरीफाई करना चाहते हैं कि चलो सर हमने तुक्का मार के तो बोल दिया कि 5.4 ईयर सही होगा, क्योंकि वही इकलौता ऑप्शन 5 और 6 के बीच में है, पर क्योंकि नन ऑफ दीज भी है ना सर, तो थोड़ा वेरीफाई करवा दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सही आंसर 5.7 हो, ऐसा भी हो सकता है सही आंसर 5.6 हो, तो सर थोड़ा वेरीफाई करवा देते तो सही हो जाता। ठीक है, लो वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेट्स वेरीफाई कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर n की जगह 5.4 डाल के देखता हूं, n की जगह 5.4 डाल के देखता हूं। मतलब अब मुझे निकालना है 1 लाख इंटू 0.8 का पावर 5.4। कोई मुझे बताएगा ये वाली वैल्यू कैसे निकालूं मैं? 0.8 का पावर 5.4 कैसे निकालें सर? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंपल कैलकुलेटर सर। आपने वो रूट वाली जो मेथड बताई थी ना, उसमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो 0.8 दबाया, रूट की बटन 12 बार दबाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर किया -1, फिर किया इंटू 5.4, फिर किया +1, फिर इंटू इक्वल, एक बार इंटू इक्वल, दो बार इंटू इक्वल, 3 इंटू इक्वल, 4 इंटू इक्वल, 5 6 7 8 9 10 11 12, सर आ रहा है 0.2999, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहा है मेरा, ऑलमोस्ट सेम 29,965, जो कि 30,000 से मात्र 5 रुपए कम है, 35 रुपए कम है, विच इज यस ऑलमोस्ट द आंसर 5.4 इज वेरीफाइड नाउ। क्या समझे भाई? हमने हिल क्लाइंबिंग मेथड से एग्जैक्ट आंसर निकाल के चेक किया, आंसर हमारा मैच कर गया 5.4 से। ठीक है, तो वैसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि एक ही ऑप्शन जो है 5 और 6 के बीच में है। लेकिन फिर भी यार मैंने बोला कि चलो वेरीफाई कर लेते हैं, 1% भी बच्चे के दिमाग में डाउट ना रह जाए, इसलिए। ठीक है, चलो वो बेटा वो ट्रिक है, मैप बेटा वो ट्रिक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं, वो 12 हर बार यूज करना है। वो ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी अडॉप्ट करी है, तो कैलकुलेटर में ऐसी फंक्शनैलिटी डाली हुई है। ठीक है दोस्त, चलो रिस्क नहीं लेने का। कितने बच्चों को क्वेश्चन 4 अब क्लियर हो गया अच्छे से? क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मशीन 20% डेप्रिशिएशन से डेप्रिशिएट हो रही थी, 20% के रेट से WDV मेथड पर। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की थी 1 लाख रुपए और अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू थी 30,000 रुपीज। तो 1 लाख रुपए वाली मशीन जब डेप्रिशिएट होगी तो कितने समय में 30,000 तक पहुंच जाएगी? मुझे वो आंसर निकालना था। तो मैंने बोल दिया भैया 1 लाख रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट, 30,000 मेरा रेसिडुअल वैल्यू, 1 - i
का पावर n, मैंने WCI वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जो डेप में यूज होता है। उसके बाद जब मैंने चेक किया कि यहाँ 4 रख के देखा, 5 रख के देखा, 6 रख के देखा, आंसर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि 5 और 6 के बीच में आंसर है। एक ही ऑप्शन 5.4 था, उसको भी मैंने रख के देख लिया, हिल क्लाइंबिंग मेथड का यूज करके देखा, ऑलमोस्ट आंसर नियर बाय आ गया है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वर्ड लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब इतना काफी है टिक करने के लिए। ठीक है, चलो गुड। नहीं, इसका और कोई मेथड नहीं तनीषा, और कोई मेथड वाली बात नहीं है तनीषा। एक्चुअली ये वाला पार्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि 5 और 6 के बीच में आंसर, तो मैं सीधे टिक कर देता। वो तो आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक्स्ट्रा किया है ये, तो इसको मेथड मत मानो, इसको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार पावर 5 से सॉल्व करो, एक बार 6 से सॉल्व करो, बीच का आंसर तुम्हें पता चल जाएगा कि 5 से आंसर बड़ा आ रहा है, 6 से आंसर छोटा आ रहा है, मतलब सही आंसर 5 और 6 के बीच में। तो ऑप्शन बी को टिक कर दो। नहीं फील कर पा रहे क्या इस बात को? मैंने जो कैल्सी की ट्रिक लगाई बेटा, वो आपके और डिटेल्ड सेटिस्फेक्शन के लिए थी, बट एक्चुअली ये पहले ही सॉल्व हो चुका था। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इतना लेंदी नहीं है जितना आप सोच रहे हो ये। ठीक है, चलो गुड। ये मैंने होमवर्क में दिया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है। ये आपको ट्राई करना है अभी के अभी। 1 मिनट देता हूं, आप ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई, लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट। डन। So the population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. कोई भी पर्टिकुलर ईयर में जो भी ओपनिंग में पॉपुलेशन होगी ना, उस पर 2% अप्लाई करोगे ना, उतना पॉपुलेशन इंक्रीज होता है हर बार। अब ये जो लाइन लिख दी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन सर? एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। अगर तुम्हें ध्यान हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा ऐसे ही तो काम करता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो ओपनिंग बैलेंस है या पिछले ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, एक ही बात है, उस पर परसेंटेज अप्लाई होता है, ना कि एक सिंगल परसेंटेज अप्लाई होता है इनिशियल वाला। यस, तो ये वाली लाइन को अच्छे से पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सीआई का है। तो सर वो तो सीआई की एक्सरसाइज का है, तो सीआई का ही होगा ना। फिर भी यार कॉन्सेप्चुअली तो तुमको पता होना चाहिए ना कि क्यों सीआई का है। पेपर में ऐसे लिख के थोड़ी आएगा कि सीआई का है या एसआई का है, कभी कभी चीजों को खुद समझना पड़ता है। तो क्वेश्चन सीआई का हो गया। ठीक, अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कितने सालों में जो टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन है वो 40% हो जाएगी, कि 40% से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो पी मान के, या फिर एक कुछ भी वैल्यू लेके पी की। तो मैं मान लेता हूं लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन पी, इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट पॉपुलेशन इज लेट से 50,000। मान लेता हूं कि अभी उस शहर में 50,000 लोग रहते हैं, 50,000 लोग रहते हैं, एंड जो फाइनल वैल्यू उनको चाहिए, फाइनल वैल्यू इज 40% इंक्रीज, कि जो भी करंट पॉपुलेशन है उससे पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाए। तो 50,000 प्लस 40% कितना आता है? 50,000 प्लस 40%। ये एक काम करो ना यार, 10,000 रखो, इसको 14,000 कर देता हूं, इसको 550 की जगह 10,000 कर देता हूं, ताकि तुमको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मान लो अभी की पॉपुलेशन 10,000 है और 10,000 40% बढ़ के 14,000 हो गई। तो तुमको ये बताना है कितने समय में पॉपुलेशन 10,000 से बढ़ के 14,000 हो गई। इन हाउ मेनी ईयर्स 10,000 विल बिकम 14,000 एट द रेट ऑफ 2%। कर लेते हैं ऑप्शन से ट्राई करके, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। 1.02 का पावर 7, 2 3 4 5 6 7 इंटू 10,000
सर 11486 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, हमें तो 14,000 चाहिए। 10 साल करके देख लेते हैं। 1.02 का पावर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000। सर 12189 आ रहा है, 12189, ये भी 14,000 के बराबर नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 17 ईयर्स करके देख लेते हैं। 1.02 का पावर 17, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इंटू 10,000। सर 14,002 रुपीज। ठीक है यार, काफी क्लोज है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन, क्या सभी लोगों को आया समझ में? ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं होती साहिल बेटा, हम लोग यहाँ पर क्विज लेते हैं, क्विजेस लेंगे हम, जब भी क्विज लेंगे बताते हैं। मैं डालता भी हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालता हूँ, टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ। सो 17 साल में आपका पैसा जो है 40% इंक्रीज हो जाएगा। पैसा नहीं, पॉपुलेशन। इसी को एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अभी अगर तुम्हारी पॉपुलेशन पी है तो 40% बढ़ने के बाद तुम्हारी पॉपुलेशन हो जाएगी 1.4 टाइम्स ऑफ पी। ये समझते हो? जैसे अपन बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन डबल हो गई, तो डबल करने के लिए क्या लिख देते हैं? ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी। पर यहां डबल नहीं, यहां 40% इंक्रीज बोल रहा है, तो आई कैन राइट लाइक ए इज इक्वल्स टू 1.4 पी, तो भी यही आंसर आएगा। ए की जगह तुम लिख दोगे पी 1.02 की पावर एन 1.4 पी, पी पी कैंसिल हो गए, तो 1.02 का कितना पावर करने से 1.4 आ रहा है? एन की वैल्यू 17। वो तुम चेक कर लोगे कि भाई 1.02 का कितना पावर करने से 1.4 आता है, 17 करने से, तो ये तुम्हारा 17 सही आंसर हो गया। अब दोनों ही तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एक बार और बताऊं, एक बार और बताऊं कसम से? हद हो गई यार, चलो कोई बात नहीं। 2% से पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। मैं मान लेता हूं कि अभी पॉपुलेशन 10,000 है। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने समय में तुम्हारी पॉपुलेशन 40% से बढ़ चुकी होगी। 40% मतलब समझते हो? आज अगर कोई चीज 10,000 है, उसको 40% से इंक्रीज कर दोगे, मतलब कितने समय में 10,000 वाली चीज 14,000 तक पहुंच जाएगी अगर 2% से ग्रो कर रही है। तो जो फाइनल वैल्यू है उसको अमाउंट मान लिया, जो इनिशियल वैल्यू उसको प्रिंसिपल मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और एन डाल दिया। एन की वैल्यू आ गई 17। ट्राई मार के देख लिया, एक बार एन की जगह 7 डाल के देखा तो 14 नहीं आया, 10 डाल के देखा तो भी 14 नहीं आया, 17 डाल के देखा तो 14,000 के आसपास आ गया। 17 इज द करेक्ट आंसर। बस ठीक है जी, चलो आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन 7 अच्छा सवाल है सर, इसको भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16। तो बताइए प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी? सीआई और एसआई का डिफरेंस आ रहा है 110.16 रुपए। एक सेम सेट पे आपने सीआई से भी सॉल्व किया, एसआई से भी सॉल्व किया, ऑब्वियसली सीआई बड़ा आता है, तो सीआई बड़े वाले को तो एसआई से माइनस करोगे ना, तो इतने रुपए आना चाहिए। तो बताओ प्रिंसिपल कितना रहा होगा? ऑप्शन से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। चलिए लास्ट 5 4 3 2 1 सेकेंड्स। चलो पहले ऑप्शन से करता हूं सर, सभी का सीआई और एसआई निकाल के देखता हूं। सीआई भी निकालते हैं, एसआई भी निकालते हैं, और फिर डिफरेंस भी निकाल देते हैं। जहां हमारा डिफरेंस इसके बराबर आ गया वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा 3000। 3000 के हिसाब से सीआई क्या निकलेगा? सबको सीआई का फॉर्मूला याद है सर? सीआई का फॉर्मूला है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, और इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। आगे की जगह पीछे लिख दिया मैंने पी। और एसआई का फॉर्मूला भी सबको पता होना चाहिए, PRT अपॉन 100। पहले यहां पर निकालता हूं सीआई। 3 साल 6% और 3,000 रुपए प्रिंसिपल, तो 1.06 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 3,000, ये आ रहा है 573.048।
अब ऐसा ही निकाल के देखता हूं 3000 की प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सो 3000 इंटू 6% इंटू 3, 540 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? तो डिफरेंस आ रहा है 33.048, जबकि तुमको डिफरेंस कितना चाहिए? तुमको डिफरेंस चाहिए 110.16। तो जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन किया ना, वैसे ही आप सारे ऑप्शन ट्राई करो। अब मैं सही वाला ऑप्शन लेता हूं 10,000। तो 10,000 लेके सीआई कितना आ रहा है सर? 1.06 का क्यूब माइनस 1 इंटू 10,000, ये आ रहा है 1910.16, ये सीआई आ रहा है। और अगर 10,000 के हिसाब से ऐसा ही निकालने जाता हूं तो 10,000 इंटू 6% इंटू 3, 1800। तो बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है 110.16 रुपीज। इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ओ, इतने ही तो चाहिए था, मतलब 10,000 इज द करेक्ट आंसर। अरे कितना सिंपल फंडा है देखो। हो सकता है तुमको एक बार में ना समझ में आया, लेकिन मेरे बताने के बाद इट्स रियली इजी। कौन सा प्रिंसिपल उठाना है जिसको लेकर अगर मैं सीआई और एसआई निकालूं तो उसका डिफरेंस 110.16 के बराबर आ जाए। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल उठाया, उसका सीआई निकाला, उसका एसआई निकाला, डिफरेंस निकाला। प्रिंसिपल उठाया, सीआई निकाला, एसआई निकाला, डिफरेंस निकाला। जिस भी प्रिंसिपल का सीआई एसआई का डिफरेंस 110.16 आ गया, वो प्रिंसिपल फिगर सही है। अब आप बोलोगे सर इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, फॉर्मूले से? तो मैं बोलता हूं देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सीआई हमेशा बड़ा होता है और एसआई छोटा होता है, और दोनों का डिफरेंस 110.16 दिया हुआ है। मैंने एक इक्वेशन बना दी, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 110.16। सी आई का फॉर्मूला लिख देता हूं, पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 माइनस पी आर टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 110.16। अब p की जगह मैंने क्या रख दिया? कुछ भी नहीं रखा, p कॉमन ले लिया, आएगा 1.06 का पावर 3 माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा p इंटू 6/100 इंटू 3 ईयर्स। अब क्या होगा, p को कॉमन ले लो, p को कॉमन ले लोगे तो यहां हो जाएगा 1.06 का क्यूब माइनस 1, और 6 3 जा 18/100 मतलब 0.18। अब इसको सॉल्व करके इससे डिवाइड कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी। लो भाई कैलकुलेटर को निकालता हूं, 1.06 का क्यूब, 1.06 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0.18 माइनस 0.18, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया ब्रैकेट वाला, उसको डिवाइड इक्वल टू किया, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर दिया किससे? अरे गड़बड़ हो गया कुछ, रुक जाओ। 1.06 का क्यूब माइनस 1 माइनस 0.18, ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, डिवाइड इक्वल टू इनटू 110.16, एग्जैक्टली 10,000 रुपए आ गया प्रिंसिपल। ये दूसरा तरीका है। अब आपको जो तरीका जमे भाई, आपकी मर्जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें से जो तरीका जम जाए वो कर लो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला लिखा, सी आई माइनस एस आई, सी आई का फॉर्मूला, एस आई का फॉर्मूला, यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, पी कॉमन ले लिया, सॉल्व करके नीचे डिवाइड कर दिया, पी निकल के आ गया। इक्वेशन के अंदर पी को कैलकुलेट किया है, रिवर्स कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। और बाकी ऑप्शन से करने वाला मेथड तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं तुमको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन 9, ये भी आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये भी आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको करना अभी 13th क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो अभी के अभी। ये लो भाई, कोशिश करो अपनी तरफ से, चांसेस कम है आपसे बनेगा, लेकिन फिर मैं तो करवाऊंगा ही, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट सर, वेरी गुड मापा, एंजॉय द मैथ्स।
चलिए भाई 45 सेकेंड्स जो हैं आपके हो चुके हैं, थोड़ा और ट्राई कीजिए, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। चलो तो अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, समझते हैं इसको अच्छे से। The annual birth and the death rate per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be doubled, assuming there is no immigration, there is no e-migration. तो आपको एक पर्टिकुलर जगह का कितने स्पीड में लोग बर्थ ले रहे हैं उसका रेट दिया हुआ है, और कितने स्पीड में डेथ हो रही वो भी रेट दिया हुआ है, और बोल रहा है कि शहर से कोई भी बाहर नहीं जाता बसने के लिए, और ना ही बाहर से कोई शहर में बसने के लिए आता है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन कुछ भी नहीं होता। तो अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो कितने सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बोला देखो भाई, सबसे पहले इंक्रीज बताइए, इंक्रीज पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हो रहा है मतलब बर्थ का रेट क्या है सर? बर्थ का रेट है 39.4। अब डिक्रीज बताइए, डिक्रीज मतलब डेथ, किस स्पीड से लोगों की डेथ हो रही है सर? 19.4। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे नेट इंक्रीज रेट पूछूं, नेट ग्रोथ पर एनम क्या हो रही है, तो तुम बोलोगे हर साल 20 लोगों का बर्थ हो रहा है। 20 ऑन व्हाट? ओ पर 1000 लिखा हुआ है, 20 पर 1000। ये भी 39.4 पर 1000 था, ये भी 19.4 पर 1000 था, मतलब 1000 लोगों में 20 लोगों का इंक्रीज आ रहा है। तो बताइए परसेंटेज टर्म्स में क्या होगा ये सर? अगर 20 इज ऑन द बेस ऑफ 1000 मतलब 20 पर 1000, तो अगर मैं इसमें से 0 रिमूव कर दूं तो क्या 2% कहलाएगा ये क्वेश्चन का कैच है। पहले यहां तक समझ लीजिए, अगर यहां तक समझ लिया तो आधा काम हो गया। कैलकुलेशन तो नॉर्मल है बाकी क्वेश्चंस की तरह, पर ये इसका यूनिक पॉइंट है कि यहां पर सेंट नहीं लिखा था, पर 1000 लिखा था। सेंट मतलब 100 होता है, तो ये पर 100 डेटा नहीं, पर 1000 डेटा दिया हुआ है। तो तुम्हारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी 39.4 पर 1000, डिक्रीज होगी 19.4 पर 1000, मतलब नेट इंक्रीज होगी 20 पर 1000। 20 पर 1000 को ही तुम 2 पर 100 मतलब 2% बोल सकते हो। कूल। तो आई की वैल्यू मुझे मिल गई 0.02। अब मुझसे बोल रहा है कि पॉपुलेशन कितने सालों में डबल होगी ये बताना है। तो मैंने बोला पॉपुलेशन डबल होने का मतलब है ए की वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी, अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल का 2 गुना, यही मतलब हुआ ना, अमाउंट इज 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यस, तो यहां लिख दिया मैंने P 1.02 का पावर n इज इक्वल टू 2p। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि p कैंसल, सो 1.02 का पावर कितना करने से 2 आता है, ये चेक कर लेगा जो व्यक्ति, उसका सही आंसर आ जाएगा। लो भैया कैल्सी को बुला लेते हैं, ये रहा कैल्सी। कैल्सी से पूछ लेते हैं भाई बताओ 1.02 का कितना पावर करूं कि 2 आ रहा है? 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं आया अभी भी, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अभी भी 1.8 तक पहुंचा है। 31 32 33 34 35 ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने n का वैल्यू 35 लिया तो 1.02 का पावर 35 जो है 1.999 के बराबर आ गया, 1.999 के बराबर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 2। So 35 years is the answer। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन अब समझ में आ चुका है अच्छे से? कितने लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया? सर पॉपुलेशन 39.4 के रेट से बढ़ रही है और 19.4 के रेट से घट रही है, मतलब 20 के रेट से बढ़ रही है। अब कई बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, 20% मान सकते हैं उसको, नहीं 20% नहीं है, 20 पर 1000 है। 20 पर 1000 का मतलब 2%, तो 2% आपने ले लिया, 2%।
तो कितने समय में मेरा 2% से प्रिंसिपल जो है वो डबल ऑफ द प्रिंसिपल हो जाएगा। डबल करना है ना, डबल, तो अमाउंट शुड बी डबल ऑफ प्रिंसिपल। तो कितने समय में तुम्हारा अमाउंट जो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। 1.02 का कितना पावर करेंगे, 2 के बराबर आ जाएगा। एन की वैल्यू 35 लेने से आंसर आ गया। क्लियर है भाई। चलो ये होमवर्क है आपका। अब आते हैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में, जिसके लिए हम मेनली मिले थे सर, क्योंकि बाकी चीज तो आपको फिर भी बन जाएगी। ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो एवरीवन, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 9। अ पर्सन डिपॉजिटेड 5,000 इन अ बैंक। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए बैंक में जमा किए, फिर उसको छोड़ दिया, लेफ्ट वहां पर, और उसमें इंटरेस्ट जुड़ता रहा। कितना? 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से। 6% के रेट से क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से उसमें पैसा जुड़ता रहा। कितने सालों तक? 5 सालों तक। ये होने के बाद उसने रेट चेंज करवा ली। अब उसका नया रेट है 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 5 के बाद जो अगले 8 साल हैं उसमें ये वाला रेट चलता रहा, 8% कंपाउंडेड सेमी। उसके बाद जो 13 साल जब खत्म हो गए तो तुमसे पूछ रहा है कितना अमाउंट आ रहा है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ड्यूअल रेट आ गए। ये अब आपको ट्राई करना है, मैं करवाऊंगा, पहले आप ट्राई कीजिए इसको। डू इट नाउ। मैं तो करवाने वाला ही हूं, पहले तुम एक बार अपनी कोशिश कर लो, फिर मैं करवाऊंगा। चलो भाई। सर ये तो अजीब क्वेश्चन लग रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि सर पढ़ तो लिया, थोड़ा समझ भी आया, लेकिन सॉल्व कैसे करें, नहीं, दिमाग नहीं चल रहा है सर। चलो एक नाथ को तो बन गया। व्हाट अबाउट अदर्स? मैं हूं ना, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। लीजिए समझिए। पर्सन डिपॉजिटेड 5,000 इन अ बैंक। फाइन, मैं चार्ट से समझाता हूं, चार्ट से। ये आज की बात है। आज तुमने 5,000 रुपए लगाए टुडे, दिस इज प्रिंसिपल। पहले 5 सालों तक, पहले 5 सालों तक तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% और कंपाउंडिंग थी क्वार्टरली। कौन मुझे बताएगा कि आई की वैल्यू मुझे कितनी लेनी चाहिए? सर अगर 6% का रेट है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो जो एडजस्टेड रेट आएगा, जो एक्चुअल में यूज होने वाला है क्वार्टरली वाला, वो आ जाएगा 6% डिवाइडेड बाय 4। सर 1.5%। कौन मुझे एन की वैल्यू बताएगा? एन की वैल्यू। सर अगर साल में 4-4 बार कंपाउंडिंग हो रही, क्योंकि हर 3 महीने में कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो 5 साल में 20 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी, 20 टाइम्स। तो चलिए सभी लोग मिलकर निकालते हैं कि 5 साल के बाद कितना फिगर बनेगा। तो 5 साल के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 5,000 इंटू 1.015 का पावर 20, which is 1.015 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 into 5,000, 6,734.27। या 28 ले सकते हो, 275 भी ले सकते हो, कोई। यहां तक सभी लोग पहुंच गए? पहले ये बताइए आप, पहले यहां तक पहुंचिए। क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कर रहे हैं हम लोग, जल्दीबाजी नहीं है। 5,000 रुपए ग्रो होके
5,000 रुपए ग्रो होके इतने बन चुके हैं इन हाउ मेनी ईयर्स, इन 5 ईयर्स। अब यहां से कहानी दूसरी चालू होगी, यहां से दूसरी कहानी ये चालू होगी। अब बचे हुए 8 सालों के लिए, नेक्स्ट 8 ईयर्स, तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8%, और कंपाउंडिंग है तुम्हारी सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, योर आई विल बी 4% एंड योर एन विल बी 16। सर कैसे, 8% का रेट है तो 6 महीने वाला रेट 4% हो जाएगा, और साल में 2 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो तो 8 साल में 16 बार कंपाउंडिंग करोगे। अब इसको पी मान लो अगले वाले के लिए। अच्छा, अब समझ में आया सर, ओके ओके ओके। तो ये हो जाएगा 6734.275 इंटू 1.04 का पावर 16। लो कर लो बात, कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1.04 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंटू 6734.275। आंसर इज 12,613.17, which is matching with option B. सो भाइयों और बहनों, यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत थी, और अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे फाइनल वैल्यू मेरी 12,613.1 आई है। पहले 5,000 को ग्रो किया हमने 6% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, मतलब 1.5% 20 बार, क्योंकि क्वार्टरली है, इतना आया। फिर उसको फर्दर ग्रो किया 8% से। तो दूसरे वाले पार्ट के लिए ये थोड़ी प्रिंसिपल लोगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए इनिशियल वैल्यू तो ये कहला जाएगी ना। ये कैच था क्वेश्चन का। चलिए दिमाग की बत्ती जलाइए अगर आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया अच्छे से तो। एवरीवन, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जाना भी चाहिए सर, काफी आराम से समझाया आपने। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, स्मार्टनेस ज्यादा है। स्मार्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, स्मार्ट क्वेश्चन है ये। ट्राई करो इसको। हाँ जी, सो 1 मिनट हो चुका है। थोड़ा दिमाग अगर आपने लगाया हो तो शायद बन भी गया होगा, नहीं तो फिर हम तो हैं भाई, टेंशन मत लो, आप समझाते हैं क्या होने वाला है। देखो, द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी इज 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इफ इट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, कंपाउंडिंग के हिसाब से। अब चार्ट से समझना है इसको भी। तुम्हारे पास प्रिंसिपल दिया है ये, अब क्या हो रहा है, 15 सालों में, 15 सालों में ना पैसा तुम्हारा डबल हो जा रहा है। अब अगर 15 ईयर्स में तुम्हारा पी जो है वो 2p हो गया है, तो और 15 ईयर्स की कंपाउंडिंग अगर हम कर दें तो अब ये वाला प्रिंसिपल और डबल हो जाएगा, और 15 साल कंपाउंडिंग कर दें तो ये वाला प्रिंसिपल भी डबल हो जाएगा। ओ ये, इसका मतलब 15 15 15 इन 45 ईयर्स योर मनी विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल वैल्यू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो माय डियर चैंपियंस, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन की बात है नहीं। रिपीट कर देता हूं, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है, तो जितने सालों में डबल हुआ और फर्दर डबल होगा उतने साल और चलोगे तो तुम। तो अगर ये
15 साल में P जो है वो 2P हो गया, और 15 सालों में 2 का 4P हो जाएगा, और 15 सालों में 4 का 8P हो जाएगा। यस और नो एवरीवन? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुमको बन जाएगा भाई, ये मैं नहीं करवा रहा भाई, ये तो तुमसे बनना ही चाहिए, मतलब ये ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए मैंने नहीं दिया, करना ही है तुमको ये। विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, या फिर 9.1% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? इसका इफेक्टिव रेट निकालो और चेक करो, उसके साथ कंपेयर करो। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में पिछले लेक्चर में किया हुआ, इन द प्रीवियस वीडियो। वेरी नाइस, इनोसेंट बनी, प्रियांशु खरे, बैट बनी, सुपर, बढ़िया। करवाता हूं मैं। सर ये तो ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये तो 9.1 ही रहेगा। हमें इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी होगी। इसकी इफेक्टिव रेट क्या आएगी? इसकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो 9/4। 9/4 मतलब 2.25%। 9/4 मतलब 2.25%, और n की वैल्यू हो जाएगी 4। इफेक्टिव रेट 1 ईयर के लिए निकाला जाता है, तो 1.0225 का पावर 4 -1, जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फॉर्म में लिख देंगे। 1.0225 इंटू 234 -1 इंटू 100, विच इज कमिंग टू 9.3083। 9.3083। सर 9.3083 तो 9.1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 9% कंपाउंडेड वाला ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए कहलाया ना, वहां मुझे ज्यादा इंटरेस्ट की कमाई होगी। 9.3 इज मोर देन 9.1 ना, तो इसको चूज करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये दिखने में जरूर 9 है, दिखने में भले ये इससे कम लग रहा है, बट एक्चुअल में ये 9.3 देके जाएगा, विच इज मच बेटर देन 9.1। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो सर, इजी था, इजी था, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी ट्राई करिए भाई, बनना चाहिए, वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न बदल दिया लेकिन टफ नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट करिए बन जाएगा आपसे वाला भी। चलो गुड। The ratio of the principal and the CI value for 3 years is 216 ratio 127. Find the rate of interest. प्रिंसिपल एंड सीआई वैल्यू का रेशियो। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, यही दिया हुआ है ना तुमको, प्रिंसिपल रेशियो सीआई। मैं क्या करता हूं, पी को पी रहने देता हूं, पी को पी रहने देता हूं, और सीआई का फॉर्मूला लिख देता हूं, पी 1 + i की पावर n -1, और इसकी वैल्यू है 216/127 के बराबर। तो P और P कैंसिल हो गया, यहां बच गया 1/1 + i
की पावर 3 -1 इज इक्वल टू 216 अपॉन 127। अब ये इक्वेशन तुम्हारे सामने रेडी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल दो। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ दिया नहीं, तो जो आई है वही आर मान लेंगे एनुअली। ठीक है, तो ये यहां पर 127 आ गया और 216 आ गया, और इसको अपन ने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 को सामने की तरफ ले जाऊंगा तो 1 प्लस आई की पावर 3 जो है, 1 प्लस आई की पावर 3 वो 127 अपॉन 216 प्लस 1 के बराबर आ जाएगी। तो 1 प्लस आई की पावर 3 जो है ये हो जाएगा कितना, तो 216 प्लस 127 मतलब 343 अपॉन 216। तो 1 प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी क्या सर, 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो 7 अपॉन 6। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 अपॉन 6 -1। तो 7/6 -1 मतलब 16.66% है क्या ऑप्शन में, ये रहा सर। डेसिमल में ही दिया था, परसेंटेज में भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ था तो परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं थी। सो एवरीवन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सीआई इज गिवन। ओके, प्रिंसिपल अपॉन सीआई, मैंने सीआई का फॉर्मूला लिख दिया, जानबूझ के लिखा ताकि प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कैंसिल हो जाए एंड वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n -1। n की जगह 3 डाल दिया, यहां ये डाल दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर चला गया और ये रिवर्स हो गया, फिर ये -1 सामने आया तो +1 हो गया, एलसीएम किया तो ये हो गया, इसका क्यूब रूट निकाला तो 7/6 आ गया, खत्म। ठीक है दोस्त, चल अब दिक्कत नहीं है, क्लियर है भाई। ये भी तुमको करना है। अगेन इफेक्टिव रेट पर ही क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने हिंट दे दिए बट थोड़ा खुद से सोचो अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। पढ़ो तो सही, टफ कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ वैरायटी अलग है, टफ नहीं है। पढ़ो, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। ना 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 ना। आपने किसी को पैसे दिए उधार में 4.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली से दिए। व्हाट वुड बी द गेन इन रुपीज ओवर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। वही चीज कंपाउंडेड एनुअली में दी जाती ना तो इफेक्टिव रेट थोड़ा अलग होता, इसमें अलग आता, कितने का गेन होता है उससे। तो कंपाउंडिंग को एनुअली की जगह क्वार्टरली करने से फायदा कितना हो रहा है, तो मैंने बोला इफेक्टिव रेट निकाल के देख लेता हूं। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मेरे को आई की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4.5 अपॉन 4 और एन की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4, क्यों, क्वार्टरली है। तो 1 प्लस 4.5% अपॉन 4 की पावर 4 -1, ये आ गया होल। पहले इफेक्टिव रेट चेक करते हैं कितना आ रहा है। कैलसी भैया आइए, 4.5% डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ये हो गया ब्रैकेट, इसका पावर 2 3 4, ये हो गया ये वाला ब्रैकेट, -1 इंटू कर दिया 100, तो रेट आ रहा है 4.5765, 4.5765।
ये इफेक्टिव रेट तब है जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, और जब एनुअल कंपाउंडिंग होती है तो जो रेट दिखता है वही होता है 4.50। तो दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर है 0.0765%, 0.076, ये ऑप्शन बी। ओ अच्छा, ऐसा बोलना चाहता है वो। जी हाँ, कि तू जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर देता है ना तो 4.5 की जगह थोड़ा ज्यादा मिल रहा है ना, वो थोड़ा कितना ज्यादा, परसेंटेज टर्म्स में कितना ज्यादा, दोनों का गैप कर दिया 0.076% ज्यादा। एवरीवन, क्या आपको ये समझ में आ चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। उसके बाद हमारा जो है सीआई खत्म हो जाएगा और एनयूटी हम लोग चालू करेंगे सितंबर, मतलब 1 सितंबर से, नए महीने से। चलिए, तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नंबर 4, ये तो आपको कैलकुलेटर से करना है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स? अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 25,000 है, पहले साल पॉपुलेशन 3% से बढ़ी है, दूसरे साल 4% से बढ़ी है, और तीसरे साल 5% से बढ़ी है। एक तरीका तो फॉर्मूले से करने का है कि 25,000 को पहले 1.03 एक साल के लिए बढ़ा दिया, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1.04 एक साल के लिए डाल देना, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1.05 एक साल के लिए डाल देना। और मैं बोला भाई जब इतना ही सिंपल है तो कैलकुलेटर से कर लो ना सीधे। क्या 25,000 प्लस 3%, सॉरी 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 5% प्लस 5%, 28119 आ गया, 28119, 28119 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन, ठीक है। चलो, तो इसके साथ हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह समाप्त कर लिया है, along with the advanced problems of exercise, along with the extra problems from different sources, and few of the questions are given to you as homework, जो कि बड़े ही चिल्टू सवाल हैं। थोड़ा खुद की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना, सब कुछ सर के साथ करोगे तो मजा कैसे आएगा। और सर तो तुमको 2 दिन में एक बार मिलते हैं, बीच में जो समय होता है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए निकालो, और जितना होमवर्क दे रहा हूं उतना करके आओ तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, गुड। सो आई होप गाइज आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत ही एनर्जी के साथ आपने सेशन को अटेंड किया है। लेकिन ये सेशन कंप्लीट तब कहलाएगा जब इसमें दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से खुद भी करेंगे, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर भी बनना है। ठीक है, मैं आपका पथ प्रदर्शक हूं, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी ग्रिप तब बनेगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रिपोर्ट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे वीडियो एंड होता है, अपलोड होता है, कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना होमवर्क रिपोर्ट करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको बन गए और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बने हैं, ये जरूर लिखें। ठीक है जी। चलिए, वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक, तो जो भी टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद एक और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी हो चुका है। तो स्टेट्स का तो 20 मार्क्स हमारा यूट्यूब में कंप्लीटली लाइव हो चुका है। अब ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब में करवाए, इसके साथ एक टॉपिक इक्वेशंस मैंने स्पेशल क्लास में भी करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहां पर अपडेट कर दी है। तो जैसे ही आप ये वाली लिंक को डालोगे अपने ब्राउजर में, आपके सामने गूगल ड्राइव का फोल्डर आएगा, वहां पर एक ग्रीन कलर की शीट दिखेगी जिसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक। उस प्लेलिस्ट की लिंक को क्लिक करना और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पूरी ड्राइव का। अब मैं अपनी बैचेस के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूं। देखो, बैचेस 2 टाइप से आप मेरी देख सकते हो। अगर आपको सीए फाउंडेशन मैथ एलआर स्टेट्स की कंप्लीट रेगुलर बैच हमारे ऐप में देखनी है तो 2 तरीके से देख सकते हो। सर, सबसे पहले ये बताइए यूट्यूब और वहां पर फर्क क्या है। यूट्यूब में हम स्टडी मटेरियल के मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आपके पास हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स नहीं होते, आप स्टडी मैथ से ही पढ़ रहे होते हो। ठीक है, आपको और दूसरी चीजों का जो एक प्रॉपर रूटीन नहीं मिल पाता यूट्यूब में, जो आपको वहां पर मिलता है बैच के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई मंजिल 2.0 बैच मैंने 12 जनवरी से शुरू करी थी। जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अभी उसमें स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हूं, आप वहां से जुड़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स को पूरा लाइव कर लो, बाकी को पैरेलली रिकॉर्डेड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ एक बैच के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ एक बैच के लिए नहीं ले रहे हो,
तुमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सेस मिलेगा रेगुलर बैच का भी, रेगुलर बैच खत्म होगी उसके बाद एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी बैच का भी, उसके बाद 900 एमसीक्यू बैच का भी। मतलब भाई काफी काम की चीज है तुम्हारे लिए। और ये जो आखिरी की 2 चीजें हैं ना, ये भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाती है। तो जो बच्चे यूट्यूब में मोस्टली सिलेबस कर चुके हैं ना, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले लो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन की ये 2 बैच जरूर अटेंड करना। इससे अगर तुम्हारे 60 आ रहे होंगे ना तो 80 नंबर आएंगे, 80 आ रहे होंगे तो 90 नंबर आएंगे, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे तुमको, क्योंकि यहां पर हम एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे करवाते हैं। नाउ रिकॉर्डेड ऑन अनअकैडमी ऐप। सर मुझे बैच तो ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सारी सब्जेक्ट का होता है, मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए लेना है ताकि मुझे प्राइस भी कम पड़े। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपके पास सिर्फ रिकॉर्डेड का ही ऑप्शन है। तो प्री रिकॉर्डेड बैच आप मेरी पूरी देख सकते हो। हालांकि आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि नो सिलेबस चेंज इन मैथ एलआर स्टेट्स। मैथ एलआर स्टेट्स में सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं आया है। देन इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन अराउंड 3000 रुपीज का आता है, वो भी बिफोर डिस्काउंट। मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% 20% है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये उसमें और माइनस कर देना आप 2600 या 2300। और एक दिक्कत है इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन में, दिक्कत मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ उस बैच का एक्सेस मिलेगा, आपको एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी या 900 एमसीक्यू बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर। तो बाहुबली सीए टीम आपके साथ पूरी तरह हमेशा लगी रहती है भाई। फाउंडेशन की पूरी जर्नी हो या इंटरमीडिएट की जर्नी हो, आखिरी दम तक हम सपोर्ट देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको उस पार ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भी बातें बताएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और खुद भी बिल्कुल मेहनत करते रहें, और विजन एक ही रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो, भरोसा रखें सारे टीचर्स पर, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है जी। चलिए अब जाते जाते मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं सब्सक्रिप्शन लेने की। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग की बटन प्रेस करेंगे, यहां पर आप देखोगे एग्जाम्स के नाम, तो सीए मिलेगा आपको। फिर यहां पर सीए फाउंडेशन क्लिक करना आप, तो आपके सामने फाउंडेशन का होम पेज आएगा। फिर यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अब लाइट तो है भाई, क्लासेस के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द टेस्ट। तो लाइट लेके तुमको क्लासेस एक्सेस नहीं मिलेगा। आइकॉनिक और प्लस लोगे तो लाइट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे टेस्ट वाले। तो आइकॉनिक या प्लस लीजिए, आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने चार्जेस हैं, आप यहाँ से टोगल करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं तो आपके लिए अप्रोप्रिएट 2 सब्सक्रिप्शन होंगे मेरी तरफ से। जो रिकमेंडेशन है, या तो आप 6 मंथ का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो जो 14,500 बिफोर डिस्काउंट आता है। मतलब CAPR यानी भी कोड लगाने के बाद 20% 10% जो भी एप्लीकेबल है वो डिस्काउंट लग जाएगा आपका। ये तो उसके पहले का प्राइस है। साथ ही साथ दूसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कॉम्बो। अगर कोई बच्चा है जो मेजर सिलेबस कर चुका है, लेकिन अब उसको आरटीपी एमटीपी करना है बैच, 900 एमसीक्यू बैच करना है, तो उसको ना कॉम्बो लेना चाहिए, ताकि उसको क्या फाउंडेशन के वो बैच भी मिल जाए और साथ में इंटर का एक्सेस भी मिल जाए। तो अब उसका सब्सक्रिप्शन लंबे समय तक चले, इंटरमीडिएट में उसको वापस से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। तो काफी किफायती है ये भी भाई। इसमें भी वही है, तुम कोड लगाओगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेरा कोड है CAPRANAV, प्रणव 10 मेरा कोड नहीं है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है। इस वीडियो के एंड होने के बाद, आपके होमवर्क करने के बाद कमेंट जरूर डालिए, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर कमेंट डालिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है जी। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।